नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल अब कुछ घंटे बाकी हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ वोटिंग का परिणाम, रिजल्ट, और उस रिजल्ट पर टिकी है सबकी निगाहें। ऐसा क्या हुआ कि रात अमित शाह को हिमंता विश्व शर्मा को तलब करना पड़ा? देर रात आए, गृह मंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद वापस गए आसाम। ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी और अभिषेक ने कह दिया कि अभी आपको 10 जन्म लेने पड़ेंगे बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, दम है तो मैदान में आओ। उसी समय फलता विधानसभा का चुनाव पोस्टपोन करना, तो चुनाव आयोग पर भी सवाल कि भैया जब आपको गड़बड़ी लगी तो जब आपने 15 बूथों का पुनर्मतदान किया तो विधानसभा का पुनर्मतदान क्यों नहीं किया? फिर आपका वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस क्या करता रहा? केवल 294 अधिकारियों में वही क्यों फ्लॉप हो गया? क्या जनता ने नकार दिया या उसकी सुनी नहीं, या आपने नकार दिया? वो अपने जिस मकसद से आपने भेजा वो मकसद पूरा करने में नाकाम दिखा। कई सवाल इस पूरे हम खबर में आपको तह तक ले चलेंगे। मैं इसको डिकोड करने का प्रयास करूंगा, मैम से समझूंगा कि आखिर क्या वजह रही जो कल की इंटरनल रिपोर्ट और बंगाली चैनलों के सर्वे आने के बाद बीजेपी के होश फाख्ता हो गए। फिर वो कभी बहरामपुर में बैठक करने लगी, कभी दिल्ली में बैठक होने लगी, भागे भागे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पहुंचे। ये सब खेल क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि न्यूज 18 का मेन चैनल, मैं तो नाम ले रहा हूं, न्यूज 18 नेटवर्क का मुख्य चैनल, राष्ट्रीय चैनल कह रहा है कि 180 सीटें बीजेपी जीत रही है, और न्यूज 18 बांग्ला कह रहा है कि 222 सीटें टीएमसी जीत रही है। यही बात एबीपी न्यूज कह रहा है कि एबीपी न्यूज का नेशनल चैनल कह रहा है कि बीजेपी जीत रही है, और एबीपी बांग्ला कह रहा है कि 222 सीटें। मतलब एक जिता रहा 180, एक जिता रहा दो, क्या 400 सीटें हो गई? सीटें तो 294 ही रहेंगी, अब तो परिणाम भी 293 का आएगा। तो मीनू जी, ये मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं, ये सब हो क्या रहा है? अब तो कुछ घंटे बाकी हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 19 घंटे बाद ये सब पटल साफ होगा। जी, देखिए, ये जो आपने एग्जिट पोल चैनल के बारे एग्जिट पोल्स के बारे में बताया, ये जो एग्जिट पोल्स वाले हैं, उससे हमें तो उसी दिन लगा था, और उसके बाद से जो धीरे-धीरे पोल खुल के सामने आ रही है हर अगले दिन में, उससे ये लग रहा है कि ये तो हवा में पतंगे उड़ा रहे थे, बेफिजूल की पतंगे उड़ाई जा रही थी कि इसकी पतंग ऊपर और उसकी पतंग ऊपर, कभी किसी की पतंग नीचे कर दी उन्होंने, जिसकी मर्जी आई उसकी उन्होंने हवा भी कुछ अपना रोल प्ले कर रही होगी भाई पतंग उड़ने में, लेकिन वो उन्होंने सारा डिस्काउंट कर दिया। तो उससे साफ जाहिर हुआ कि जो एग्जिट पोल वाले जो कंपनियां थी वो किसी एजेंडे के तहत काम कर रही थी। अब जो आपने बात ये कही कि हर एक न्यूज न्यूज जो टीवी न्यूज चैनल है उनका नेशनल चैनल कुछ और प्रेडिक्शन दे रहा है, और जो उनके रीजनल चैनल है मतलब बांग्ला चैनल कुछ और प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो इससे ये जो पता चलता है कि ये एक इन्होंने धंधा बना लिया है, जो न्यूज चैनल्स ने भी, और ये जो आपकी एग्जिट पोल की एजेंसीज हैं, इन्होंने भी जो ये धंधा बना लिया है, उस धंधे की पोल बुरी तरह खुल के सामने आ गई है। और आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए कि बंगाल का चुनाव शायद लास्ट चुनाव होगा जिसमें एग्जिट पोल हुए हैं। इसके बाद एग्जिट पोल होने बंद हो जाएंगे इसमें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो जो सबसे ज्यादा जानी मानी जो एग्जिट पोल या पोल्स करने वाली जो एजेंसीज हैं, सी वोटर है, उसमें CSDS है, या आपकी माई एक्सिस इंडिया है, इन सब ने बंगाल को खासकर मना ही कर दिया, और उन्हें तो बाकी ने किसी ने परसेंटेज बता दी, सीटें नहीं बताई या कुछ भी, मतलब सब लोग पीछे हट गए। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उसमें जो उनकी पोल खुलती थी कि भाई तुम किस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, अब तो ऐसा आने लगा है, इस बार तो ये हल्ला मच रहा है आप तो कि ये जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज है ये खुलेआम डिक्लेयर करें कि ये कौन सी पार्टी के लिए और कौन से नेता के लिए काम कर रही हैं और कौन सी कंपनी के लिए काम कर रही हैं। इनको बताना पड़ेगा अपना कि क्या किस लिए कर रही हैं। और वास्तव में आप लेके बैठ जाते हैं और शाम को लेके बैठ जाते हैं और उल्टा सीधा जो जिसके मन में आया वो बोल रहा है, मतलब कहीं तो कोई एक मीटिंग पॉइंट हो कि भाई
जिता रहे हैं तो जिता रहे हैं, आप बंगला चैनल पे जिता रहे हैं टीएमसी को और नेशनल चैनल पे हरा रहे हैं। मतलब आप जो ऑडियंस है उसके हिसाब से आप रिजल्ट बता रहे हैं। तो ये क्या पब्लिक का बेवकूफ बनाना हुआ। और मेरे हिसाब से तो इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इंडिया में काम जो है ईमानदारी से नहीं होते हैं। ना तो लोग अपने वोट का बताते हैं ईमानदारी से, और ना जो चैनल वाली कंपनियां हैं उनके सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, किसी ना किसी के लिए वो काम कर रही होती है, पार्टी के लिए काम कर रही होती है। इस केस में वो बीजेपी के लिए काम कर रही थी, जो पता चलता है उनके रवैये से पता चलता है, उससे काम कर रही थी। ये तो हमारे एग्जिट पोल्स की बात हुई। अब आते ही ये जो फलता जिसमें आप बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ पे 270 या 75 एग्जैक्ट आप बताएंगे, सारे के सारे पोलिंग बूथ में रीपोलिंग का ऑर्डर कर दिया है। अरे भाई, अगर फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 24 परगना के तहत आती है, उसका मेन हिस्सा, तो उसमें 24 जो फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इतनी भारी अनियमितताएं हुई थी, तो जब कल आपने पोलिंग कराई उसके साथ ही करा लेते। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या आपको पोलिंग के बाद ऐसी क्या रिपोर्ट मिली कि जिससे आपने उसमें अब 21 मई को रीपोलिंग होगी। मतलब बंगाल का चुनाव ना हुआ, आपने खेल बना लिया। 1 महीना से भी ज्यादा हो गए हैं बंगाल के चुनाव को चलते हुए, और अभी तक आपके पास मतदान ही पूरा नहीं हुआ। ये वन नेशन वन इलेक्शन वाले लोग हैं जिनको जो करवा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है फलता चुनाव में जो कि आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, कि सही नहीं हो पाया आपका। तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि आपके चुनाव आयोग की अकर्मण्यता, अक्षमता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरे, जो आपने इतनी सारी वहां पे फौज की ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी हैं, उनका क्या हुआ? मतलब सब निष्फल हो गई। इसका मतलब तो आपने अनावश्यक तौर पे सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया, इतनी फौज वहां भेज के, और उसके बाद भी आपको रिपोलिंग करानी पड़ी है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये मेरे ख्याल इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोलिंग में जा रही है। एनआईए का क्या हुआ? आपके सिंघम साहब का क्या हुआ? सिंघम साहब का क्या हुआ? देखिए, एक्चुअली इसमें ये जो फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी नाक का सवाल बन गई है। और ये मेरे हिसाब से फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी इस देश की राजनीति की दिशा भी तय करेगी। आप इसमें खास वजह क्या है, इसमें जो एक मेन नुक्ता है शिव कुमार जी, दर्शक भी हमारे ध्यान दें जो मैं कहने जा रही हूँ, कि ये जो फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है, ये इसमें 70% हिंदू है और 30% मुस्लिम आबादी है। और वहां पे टीएमसी का कैंडिडेट जहांगीर खान है। अब 70% हिंदू आबादी में मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहा है। इन्होंने इसीलिए वहां सिंघम लगाया, इसीलिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया जाता है उसको लगाया। तो वो जो अगर हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर मुस्लिम जीत रहा है, तो बंगाल जो है वो तो आपका जो नेशनल नैरेटिव है उसको ध्वस्त कर रहा है बहुत बुरी तरह, कि ये बंगाल नहीं चलने देगा। और अगर बंगाल ये नहीं चलने दे रहा है तो फलता क्या, और जगह भी यही हुआ है। फिर तो और जगह भी यही कहानी दोहराई गई है बंगाल में, कि उन लोगों ने कास्ट और उसके ऊपर जाके, धर्म के ऊपर जाके उन्होंने वोट डाले हैं, कि हम धर्म देख के वोट नहीं डालेंगे। तो अगर 70% हिंदू की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहा है, तो ये बीजेपी के लिए तो नाक का सवाल है। और इन्होंने क्या करा, उस फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस जहांगीर खान को चुपचाप जीतने ही देते तो खबर नया बनती। अब ये खबर बन गई है कि हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम जीत रहा है, इसका मतलब बंगाल में असर ही नहीं है हिंदू मुसलमान का। तो वहां पे जो आपने जो कि सबसे ज्यादा पोलराइज कर रखा था, आपने वहां पे घुसपैठिए सबसे ज्यादा ये आपने हल्ला मचा रखा था कि अगर ममता बानो, ममता खानम, मुमताज बानो, मतलब तरह तरह के नाम निकाल रहे थे उसको ये सिद्ध करने के लिए मुस्लिम है, मुस्लिम परस्त है। और वहां तो पब्लिक मुस्लिम परस्त निकली इनके हिसाब से समझे तो इनके जिस आबादी पे, बंगाल की आबादी को आप राज करना चाह रहे थे, वो आबादी, हिंदू आबादी तो मुस्लिम परस्त है। तो आप क्या खाक राज करोगे, और वो क्या राज करने देगी आपको अपने ऊपर? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं बुलडोजर बाबा ने खेला कर दिया मोदी जी के साथ, सिंघम को भेज के। और सिंघम देखिए बुलडोजर बाबा ने अपना पूरा कर लिया हिसाब इनके साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये भेजो सिंघम। और जो देखिए खेल कहां से बिगड़ा इनका, वो जो सिंघम की वीडियो वायरल हो गई ना सोशल मीडिया पे,
वहां से खेल बिगड़ना शुरू हुआ उस वीडियो की वजह से। एक तो सिंघम के बारे में सारी उसकी जन्मपत्री सामने आ गई पब्लिक के, और दूसरे लोगों को ये पता चल गया कि किस तरीके से वो जो ऑब्जर्वर है चुनाव आयोग का, सिंघम माने अजय पाल सिंह, वो अपनी काम को से जो उनका ड्यूटी है, जो उनका जो एक परिधि है उनके काम करने की, वो उसकी सीमा लांघ रहे थे। और सीमा लांघ के वो सीधे न केवल उम्मीदवार को धमका रहे हैं, वो वहां की जनता को धमका रहे हैं कि कह देना छेनू आया था। तो मतलब इस तरीके की वो, कि मतलब ये कि मैं जो हूं, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। और वो सिंघम साहब ने जो है, वो उसका जो नंबर एक तो सिंघम साहब वहां पहुंचे, नंबर दो उसका जो वीडियो वायरल हो गया, उससे तो पूरी दुनिया में मतलब लोगों को ये लगा कि इस तरह के सिंघम पता नहीं कितने सारे घूम रहे होंगे बंगाल में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत स्तर पे पता नहीं किस किस तरह के सिंघम इन्होंने भेज रखे होंगे जो पब्लिक को टेरराइज कर रहे हैं। लेकिन फलता में जो दोबारा मतदान की इन्होंने बात चलाई है, उससे ये लगता है कि इनके हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव जो फाड़ करने के, जो एक लोगों की जो जनता का जो अपनी भाईचारा है उसको जो इन्होंने खत्म, मतलब इनका तो चुनाव का सारा फलक्रम जिसको कहते हैं ना, बेस ही हिंदू मुसलमान है, और उसी के बेसिस पे ये चुनाव लड़ रहे थे। और फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूएंसी साबित होगी इस देश के। और अगर ये हार जाते हैं बंगाल का चुनाव, तो फलता सबसे पहले डिस्कशन का विषय बनेगी कि भाई हिंदू बहुल आबादी ने मुस्लिम कैंडिडेट को जिता दिया। और ये अब आप कुछ भी कहते रहिए, उसे धमकियां देते रहिए, उन धमकियों के बावजूद भी पब्लिक इसका मतलब क्या है कि अपने जो उन्होंने मन बना रखा है कि हमें जहांगीर खान को जिताना है, हिंदू आबादी ने भी और मुस्लिम आबादी ने भी, तो उसके बावजूद भी आपकी ये जो है बात बन नहीं रही है। तो ये तो मेरा फलता की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पुनर्मतदान क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्हें जीतना था। वो इनको इनको एक सेकंड ये उदाहरण कभी भी सेट नहीं होने देना चाहते। इनका तो सारा का सारा जो विचारधारा का बेस है वो भड़बड़ा के महल गिर जाता है नीचे, कि अगर इंडिया में किसी हिंदू बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज भी मुसलमान उम्मीदवार जीत रहा है, तो वो तो ये तो पुराना भारत है। ये तो जो इस भारत का जो एक वास्तव में जो भारत का एक स्वप्न है, जो एक आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको वो जीत रहा है फलता में। तो वो ये नहीं चाहते आइडिया ऑफ इंडिया फलता में जीते। तो इसके लिए इन्होंने ये सारा जुगत पिड़ाई है। इसके बाद मैं आपको बांग्लादेश वाला ये इसका आपके राजदूत का बुला के बता देती हूँ, विश्व शर्मा का। बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे। राजदूत का अभी बता देना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो कल शाम को बांग्ला भाषा के जो नेटवर्क थे, जो न्यूज के चैनल्स थे, उन सब ने कल अपना एग्जिट पोल दिया। और उस एग्जिट पोल में न भारत टाइम्स ने चलाया, सभी ने चलाया, और उसमें बीजेपी बुरी तरीके से पराजय दिख रही है। उसमें 2 एग्जिट पोल वो हैं जो पिछली बार भी सटीक निकले। तो ऐसे में ये जो भगदड़ मची है, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली आसाम, ये सब बड़ी अफरा तफरी सी रही है रात। जी हाँ, नहीं मचना स्वाभाविक है, क्योंकि और ये बात देखिए, ये जो आपने कही कि उन्होंने तो कल बांग्ला चैनल्स ने तो कल खुल के अपनी बैटिंग की है, उन्होंने बताया है कि हम क्या देख रहे हैं। क्योंकि ये बात आपको ध्यान होगा, जो माहौल क्या है कि जो है राजीव रंजन जी, हाँ, वो बार बार इसी बात को कह रहे थे कि जो बहुत सारे इलाके जो ग्रामीण अंचल हैं, मेनली ग्रामीण सारी होते हैं अंचल ज्यादा, इंडिया में पूरा ग्रामीण है भारत, तो शहरी तो कम ही है, कि वहां भाषा की समस्या जरूर है। बांग्ला में बात करेंगे तो सही जवाब देंगे, हिंदी में बात करेंगे तो करने वाले कम है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो हिंदी में बात करने पे जवाब दे रहा है वो बीजेपी के पक्ष में जवाब दे रहा था, जो बांग्ला में जवाब दे रहा था वो टीएमसी का समर्थक था। तो वो जो चीज थी, जो बांग्ला भाषा के लोगों ने बांग्ला भाषा में क्वेश्चनर, बांग्ला भाषा में उनकी बातचीत और पहचाने हुए चेहरे उन लोगों ने जो किया, तो उससे, और क्योंकि वो अपने चैनल्स को समझते हैं, जो दिन रात सुनती है पब्लिक उन चैनल्स को कि अच्छा ये फला चैनल से आए हैं, तो वो उन लोगों ने उनको वो वहां पे उन्होंने जवाब दिया। अब जो इनका ये जो था ना, ये जो परसों इन्होंने माहौल बनाया था, उसकी पूरी तरीके से जो गुब्बारा फुलाया गया था कि बंगाल तो जीत रहे हैं 200 से ऊपर सीटों से, तो वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया है, गुब्बारे की फूंक निकल गई है। अब इसमें आप जो भगवा चैनल है, आप देखेंगे यूट्यूब के जितने भी भगवा चैनल्स है, मैंने सुबह चेक किया,
इतना ज्यादा मायूसी का आलम है वहां, इतना ज्यादा। वो ये जिन एजेंसियों को उन्होंने हायर किया था, जिन्होंने कल आपको परसों जो आपको दिखाए थे न्यूज चैनल्स पे कि बीजेपी यहाँ जीत रही है, बीजेपी वहां जीत रही है, वो सारे चैनल्स इस टाइम उन पोल दे रहे हैं। वो ये चैनल, भगवा चैनल, इन एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज को गालियां दे रहे हैं कि इनके सबके इंटरेस्ट हैं, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। ये लोग पता नहीं कहां से ले आते हैं आंकड़े, बैठ के घर में बैठ के कर लेते हैं, कुछ फोन पे कर लेते हैं, कुछ फील्ड में जाके पूछ लिया दो चार लोगों से और उसके बेस पे बना देते हैं। तो अगर भगवा चैनल्स ये इन पोल एजेंसीज को गाली दे रहे हैं तो आप देखिए कि खेल बहुत बड़ा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप इस मैंने जो कहा कि आज के बाद इनका जो एग्जिट पोल या जो भी करने वाली एजेंसीज हैं, इनकी दुकानें सबकी उठने वाली हैं। कोई इनको ना तो इनसे बात तो पहले ही नहीं करेगा, अब कोई विश्वास करेगा भी नहीं, अगली बार तो कोई भी नहीं देखेगा। जिस तरीके का इस बार निकल के आया है, मतलब जो एक्सेस माई इंडिया के जो लोग व्यक्ति कह रहे हैं कि हमें तो जवाब ही नहीं दिया, तो वो जो चीज है वो बताती है कि उनका या तो वो खेल गए अपने ये जो है गुप्ता जी, और गुप्ता जी खेल गए क्योंकि गुप्ता जी ने तमिलनाडु में भी वो जो टी के विजय आया है नया, उसको दे दिया कि वो तो डीएमके से भी आगे जा रहा है। मतलब इतना इतना ज्यादा खेल गए गुप्ता जी। नहीं, वो उनसे बुद्धि है ना गुप्ता जी की। उनसे पवन खेड़ा ने एक सवाल किया था पिछले लोकसभा चुनाव के समय कि आप के रोने से क्या इन देश की जनता को जो आपने गुमराह किया वो ठीक हो जाएगा, तो फिर लोग उनसे सवाल करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है मैम कि आप ये झूठा सर्वे, झूठा, कौन गया जमीन पर उतर के, और जमीन पर नहीं गए तो बता क्यों रहे हो? क्योंकि इन्होंने एक डेटा कलेक्ट कर रखा है, उस डेटा पे क्वेश्चन भेज देते हैं, वो डेटा पता नहीं यूपी का है और वो बिहार का चुनाव का सर्वे दे रहा है हमें, वो डेटा महाराष्ट्र का है और बिहार के चुनाव का सर्वे दे रहा है हमें। तो ये जो डेटा पर काम करने वाली, मैं मानता हूं कि वो सबूत देंगे मैंने डेटा कलेक्ट किया, ये किया, लेकिन वो डेटा है कहाँ का, सवाल तो ये है। और आज ये जो सर्वे से 5 दिन माहौल बनाया जाता है, ये गलत है। लोगों में अफवाह मत फैलाइए। अगर ऐसे टाइम में पैनिक हो जाए, लोग चुनाव आयोग की तरफ दौड़ पड़े, लोग सरकार पर सवाल खड़े, प्रशासन पर सवाल खड़ा करें, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कभी ये सर्वेयर ये सोचते हैं भाई राज्य में किसी की सरकार है, जनता किसी की सरकार बनाने जा रही है, और जनता को पता लगे कि हमारा तो मैंडेट ही चुरा लिया गया, हमारा तो वोट ही चुरा लिया गया, और वो निकल पड़े सड़क पर, तो ये सर्वेयर रोकेंगे? ये सर्वे की एजेंसी रोकेंगी? ये बड़ा गंभीर सवाल है, इस पर चर्चा नहीं होती जी। ये देखिए गंभीर सवाल, ये आप सुन लीजिए। अब ये क्यों बेलगाम ये चल रही हैं एजेंसीज, ये सर्वे करती हैं जो, इन एजेंसीज का सर्वे जो है ये सरकार की भी पीछे इनके पीठ है पे थाप दे रखी है इनके, सरकार का भी इनको सहयोग है। अदरवाइज इतनी बड़ी धांधली ये लोग नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, सरकार, क्योंकि ये तो खुद कहती है हमारे तो खून में व्यापार है, तो इन सरकार वालों ने इसको जैसे कि इन्होंने शेयर बाजार में पैसे की कमाई का धंधा भी बना दिया है। इस भाजपा सरकार ने इस हाथ तक आगे, अगर आपको याद हो कि 2024 लोकसभा चुनाव में अमित शाह कह रहे थे कि 400 सीट आ रही है, शेयर बाजार में पैसा लगा लो, मतलब कि सट्टा खेल लो, इन जो ये जो सीटें जो एग्जिट पोल दे रहे हैं इनके बेसिस पे सट्टा करो शेयर बाजार में। मतलब वो खुलेआम एक पार्टी का बड़ा नेता, गृह मंत्री देश का तत्कालीन, ये कह रहा था। तो इन्होंने ये भी बना रखा है कि इसके बेसिस पे सट्टा जो है, ये जो शेयर बाजार का जो है ये भाव, जो शॉर्ट सेलर हैं, पंटर्स हैं, जो तेजड़िए बंदड़िए, वो अपना खेल कर ले, लोग कमा ले इस चक्कर में। तो उन्होंने जो कमाएंगे, वो जिनको अंदर की खबर होगी कि भाई इन एजेंसियों का क्या आने वाला है, वो उसी हिसाब से शेयर बाजार में अपना सट्टा लगा देंगे, और उसके बाद जो उनकी आएगी सो वो आएगी। तो आप ना केवल मतलब एक ऐसे काम को आप बढ़ावा दे रहे हैं जो कि सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा है। तो ये चीज जो है, ये चीजें भी खुल के, ये बहुत अच्छा हुआ कि ये इतना ज्यादा गला काट चुनाव है कि इसमें बहुत सारी परतें दर परत खुलती जा रही है, पोल खुलती जा रही है। एक आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा था कि कल हेमंत बिस्व शर्मा को अमित शाह ने बुलाया,
और वो रात में आए और रात में ही वापस चले गए। उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वजह है शिव कुमार जी, क्यों बुलाया गया शिव को। जी आप सभी जानते हैं, दर्शक सभी जानते हैं, विष्णु शर्मा बेलगाम और उनकी जबान के ऊपर कोई लगाम नहीं, बदतमीज किस्म के अभद्र भाषा बोलने वाले, अश्लील भाषा बोलने वाले और जिसको कहते हैं ना बकवास करने वाले, और ईस्टर्न इंडिया की बादशाह में, ईस्ट यूपी की भाषा में कहे तो बकैती करने वाले बकैत हैं भाई एक बहुत बड़े। और वो जो जिस तरीके से लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उन्होंने, याद होगा मैंने आपके चैनल पे कल भी कहा था कि उन्होंने एक टीवी चैनल पे ये कहा कि हम तो रात में बॉर्डर पे ले जाके इन बांग्लादेशियों को धक्का दे देते हैं दूसरी तरफ, जबकि मैं आपकी और बांग्लादेश की आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, आप उसके तहत हवाई जहाज में ना भेज के बसों में भर के भेज दीजिए, बैलगाड़ियों में भर के भेज दीजिए, टेम्पू में भर के भेज दीजिए, कोई धक्का दे देते हैं आप। मतलब किस धक्का तो क्या पता आप समुद्र में भी दे देते हो धक्का, हाउ डू, कौन जानता है रात में जो क्या हो रहा है आपके बॉर्डर पे, क्योंकि आपकी सरकार है वहां पे। तो वो जो बकवास कर रहे थे, करते जा रहे हैं लगातार, उसका बहुत ऑब्जेक्शन जो है बांग्लादेश की सरकार ने लिया, और बांग्लादेश की सरकार ने हमारे जो वहां कार्यवाहक राजदूत है उनको बुला के फटकार लगाई है कि ये बंद करिए आप। और क्योंकि हमारे पहले ही बांग्लादेश की सरकार से बहुत बुरे संबंध कर लिए हैं हमने, क्योंकि शेख हसीना हमारे यहाँ पे है, और अदरवाइज भी हम हिंदू मुस्लिम अपने यहाँ तो करते ही हैं, हमने बंगाल में भी करवा रखा है, उनके बांग्लादेश में भी, तो वहां से हमारे संबंध बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। और संबंध बिगड़े हुए होने का नतीजा यह है कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस में जिस बांग्लादेश को हमने, हमारे इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने जन्म दिया था, मतलब उनके प्रयासों का फल है कि जो बांग्लादेश बना था, वो बांग्लादेश हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान तो है ही, हमारी चीन से नहीं बनती, हमारी नेपाल से नहीं बनती, हमारी मालदीव से नहीं बनती, श्रीलंका से नहीं बनती, हम मतलब कोई भी नहीं है हमारा पड़ोस में, पड़ोस में दोस्त। तो उस बांग्लादेश से जिससे कि आपके अच्छे संबंध थे, और उनको उन्होंने डांट लगाई है कि क्या बकवास कर रहा है तू, जबान पे लगाम दे। तो क्या होता है कि वो कहते हैं ना, मैं बार बार कह रही हूँ कि चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है, मतलब विष्णु शर्मा सरकार से भी ज्यादा गर्मी में आ रहे हैं। आपने चाय की याद लगवा दी, हमारी चाय ठंडी हो रही थी। तो ये नहीं गर्म थी हमारी, तो चाय ही गर्म थी अभी। जी हाँ, वेरी गुड, एंजॉय करिए चाय को। तो देखिए ये जो चाय से ज्यादा केतली गर्म होने का, उन्होंने कहा यार ठंड रख, जो आपने अमित शाह हैं उन्होंने ये डांट लगाई है विश्व शर्मा को कि तू ठंड रख जरा, क्या बकवास कर रहा है तू, चुनाव अपनी जगह। तूने तो गृह मंत्री पर ही सवाल खड़े कर दिए कि ऐसा नाकाम गृह मंत्री है जिससे घुसपैठिए धक्का मारकर निकाल दिए जाते हैं और गृह मंत्री को पता ही नहीं चलता है। हाँ नहीं, और आप मतलब धक्के मार के, और धक्का मारने का क्या मतलब है, आप कहाँ, क्या हो सकता है आप समुद्र में धक्का देते हो थोड़ा दूर ले जाके, बंगाल की सीमा के आसपास, जहां बॉर्डर पे, जहां हमारे कोस्टल एरिया है, जहां समुद्री इलाका आ जाता है, कौन जानता है। एक बार खबर आई भी थी कि उनको उसमें छोड़ दिया नाव में भर के, रोहिंग्याओं को, और वो पता नहीं बचे या कितने डूब गए, कह नहीं सकते। तो एक अमानवीयता थोड़ी होनी चाहिए। और आपकी आप जो उस देश को आप कह रहे हैं जिसके साथ आपका बॉर्डर लगता है, लंबा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, और आपके संबंध सुधारने की जरूरत है, सरकार सुधार रही है। आपके जो विदेश मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण में जा रहे हैं वहां के, और आपके प्रयास चल रहे हैं कि हमारे जो संबंध बिगड़े हैं बांग्लादेश के साथ वो किसी तरह सुधर जाएं, और वो यहाँ आपका मुख्यमंत्री बकवास कर रहा है। एक तो कल भी बहुत बहस चल रही थी कि ये विश्व शर्मा जो है विदेश मामलों पे, और देश के इनके जो मुख्यमंत्री है वो नामोल है, क्योंकि विदेश नीति जो है इस देश की, हमारे देश की, उसका बंटा धार कर चुके हैं। हम आपको बताना भूल गए, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने आज कहा है कि जब से महंगाई बढ़ी तो लोगों ने बाइकें खरीद ली, फिर और महंगाई बढ़ी तो लोगों ने 4 व्हीलर खरीद लिए। तो पत्रकार ने सवाल किया कि थोड़ी और महंगाई खरीद दो, लोग हेलीकॉप्टर खरीद ले। नहीं, कितने लोगों ने, शिव कुमार जी, एक खास एक तबका है जो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और एक तबका है कि जो आप देखे नहीं, अभी आपने देखा नहीं उड़ीसा का वो 19,000 रुपए के लिए। इस पर कोई बात नहीं करता कि इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या फाइनल है, 150 भी हो सकती है क्योंकि आंकड़े नहीं आए। 140 में अगर हम 10% एलीट वर्ग मान लें जो गाड़ी खरीदना और बड़े कारोबार में,
तो 14 करोड़ लोग हैं, 14 करोड़ लोग बहुत देशों की जनसंख्या नहीं है। तो अगर खरीद भी रहे हैं, गाड़ी के आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं, अरे आप कहते हो देश में भुखमरी है, 5 लाख तो स्कॉर्पियो बिक गई, 2 लाख फला बिक गई, 2 फला। तो भैया जब 14 करोड़ एलिट वर्ग बैठा है तो बिकेंगी नहीं। और उसमें आपने लागू कर दिया कि 10 साल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में एनसीआर, दिल्ली, इन सब इलाकों में 10 साल बाद गाड़ी नहीं चलेगी। तो भैया वो 8 साल बाद बदलना शुरू कर देते हैं, जैसे कैसे बिके वैसे बिक जाए। इन सब बातों पर भी बातचीत दर्शकों को बताया जाए, तब दर्शक समझेगा हाँ। कि सब और वो फोर्जरी चल शहरी रही है। इलाकों में, बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि वो उन्हीं शहरी इलाकों में बिकी होंगी जहाँ की 10 साल में उनकी खत्म होने वाली है। और वो जो बेचने वाला भी पूरे एन 10 साल होने पे थोड़ी बेचेगा, वो तो 2-4 साल पहले बेच देगा ताकि 1-1.5 लाख रुपया फालतू मिल जाए, क्योंकि लेने वाला भी तो एंड टाइम पे थोड़ी लेगा। अंतिम साल बेचेगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगी, अंतिम हाँ साल बेचेगा तो ट्रांसफर नहीं होगी, तो हाँ 1-2 साल पहले ही बेचेगा। हाँ, तो उसमें और फिर आप ये देखिए ना कि एक वर्ग तो ऐसा है, एक वर्ग ऐसा भी है कि आप ही के आंकड़े बताते हैं कि 45% लोग ऐसे हैं ये जो रोजगार ढूंढने वाली उम्र वाले, कि उनको रोजगार ही नहीं मिला तो थक हार के उन्होंने ढूंढना ही बंद कर दिया रोजगार। 62% लोगों को तो आप राशन दे रहे हो, 62% दे रहे हैं, तो किस चीज का ढोल पीट रहे हैं भैया आप? चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का ढोल पीट रहे थे, छठे नंबर पे आ गए आप पहले। तो कहाँ कौन सी आपकी किस चीज का ढोल पीट रहे हैं भाई? बोलना ही बंद कर देना चाहिए, चुप लगा के बैठ जाओ। ज्यादा अपनी छिछालेदारी नहीं करवानी है तो चुप लगा के बैठो। लेकिन हर किसी को इनके यहाँ वर्बल डायरिया हुआ है, सबको दस्त लगे हुए हैं मुंह में। सच चलिए, में हम तो यही कहेंगे कि 24 घंटे पहले, आंकड़ों के 24 घंटे पहले बीजेपी को दस्त लग गए, इसलिए सभी नेता एक दूसरे के घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम्हारा हाल कैसा है। हम तो रात भर परेशान रहे, तुम्हारा हाल कैसा है। इसी के साथ हम भी दर्शकों से ये कमेंट में जवाब चाहेंगे कि आपका हाल कैसा है, हमें जरूर बताएं, आपको क्या लग रहा है कल क्या होगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।